हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिलीव बायोलॉजी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जो कि DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए आपको बायोलॉजी की स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जैसा आप जानते हैं कि मैं जो भी आपकी अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक है वो आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, अपडेट करा देती हूँ टेलीग्राम चैनल पर। आप बिलीव बायोलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको इस जो क्लास है उसके नोट्स चाहिए या फिर क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पर क्लास नोट्स की PDF और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए MCQ जो क्वेश्चंस है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसमें बेसिकली हम क्रॉप के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्रॉप के बारे में 3 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट तो क्रॉप की वैरायटीज़ के बारे में कि कौन सी वैरायटी अच्छी होती है, क्रॉप की वैरायटी को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, किस तरीके से हम वैरायटीज़ को अच्छा बना सकते हैं और क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में। क्रॉप के प्रोडक्शन को किस तरीके से इम्प्रूव करा जा सकता है, जैसे कि फर्टिलाइज़र वगैरह के बारे में, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सब, इरिगेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाएँ और क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन से होते हैं। थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में। दो टॉपिक के बारे में तो मैं आपको बता चुकी। क्रॉप वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन, मीन्स जो क्रॉप है उसे किस तरीके से प्रिजर्व कर जाए, किस तरीके से बचाया जाए। तो उसमें हम बेसिकली 2 चीज़ें पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन इन फील्ड में, जैसे कि वीड से, इंसेक्ट से, डिसीज से बचाना क्रॉप को। और सेकंड पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज। जब स्टोर करके रखा जाता है किसी क्रॉप को तो उस टाइम पे उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। ये 2 चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और फूड किस लिए ज़रूरी होता है? एक अच्छी हेल्थ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, फैट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं फूड का। और जो इंडिया है, इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और अभी बढ़ ही रही है। तो नई नई वैरायटीज़ या फिर जो फूड का प्रोडक्शन है वो भी तो, उसका भी तो पढ़ना ज़रूरी है। तो इसीलिए नए नए मेथड्स यूज़ करे जाते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में, क्रॉप की वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने में और क्रॉप को प्रोटेक्ट करने में। और जो इंडिया है वहाँ पे फार्मिंग, इंडिया में यहाँ पे फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो फार्मर्स हैं, एक तरीके से वो जो वर्क कर रहे हैं फील्ड वगैरह में, जो वर्क कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है, जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, फर्स्ट है इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन। बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो कई सारी कंट्रीज़ में चला था फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। इसमें क्या किया गया था कि फूड प्रोडक्शन को नई नई टेक्निक्स की हेल्प से इम्प्रूव करा जाए, इंक्रीज़ करा जाए प्रोडक्शन को, प्रॉपर इरिगेशन की मेथड्स का यूज़ करके, और जो सीड वगैरह है ना उनमें इम्प्रूवमेंट करके जो फूड प्रोडक्शन है उसे बढ़ाया जाए। फिर सेकंड है वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये ना वाइट होता है मिल्क, तो ये मिल्क से रिलेटेड है। मिल्क से रिलेटेड है कि जो ये प्रोग्राम स्टार्ट करा गया था इंडिया में फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया। एंड ये जो प्रोग्राम है उसका मेन रीज़न या फिर बोल सकते हैं मेन मोटिव था कि इंडिया को मिल्क के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इसका एक तरीके से इनिशिएशन किया गया था। फिर इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। तो क्रॉप यील्ड में कौन कौन से एक तरीके से किस किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाता है, फिर क्या क्या पूरा प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले तो हमें ना क्रॉप के टाइप जानने हैं, क्रॉप किस किस तरीके की होती हैं। तो फर्स्ट है सीरियल्स। सीरियल्स होते हैं जैसे कि वीट, राइस, मेज़, बार्ली, ये सब, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं।
फिर नेक्स्ट है सीड। तो जो नॉट ऑल सीड्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल लाइक सीड्स ऑफ एप्पल एंड चेरीज। ये सीड्स की बात की गई है उन सीड्स की जो कि एडिबल होते हैं। हर एक सीड जो है वो एडिबल नहीं होता, खाने योग्य नहीं होता। जैसे कि एप्पल वगैरह जब हम कट करते हैं खाते हैं तो हम उसके सीड को रिमूव करके खाते हैं। ऐसे ही चेरी वगैरह के जो सीड खाते हैं तो चेरी वगैरह को जब खाते हैं तो उसके सीड को रिमूव कर देते हैं। और जो एडिबल सीड्स हैं जैसे कि पल्सेस, ऑयल सीड्स हो गया, नट हो गया, ये सब एडिबल सीड्स हैं और ये फैट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इसमें पल्सेस में आते हैं लेग्यूम्स जैसे कि ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, लेंटिल्स। और ये बेसिकली सोर्स होता है, पल्सेस जो है वो काफ़ी अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट वेजिटेबल, स्पाइसेस और फ्रूट्स, ये विटामिन और मिनरल्स का सोर्स होते हैं। फिर है विटामिन और स्पाइसेस और फ्रूट्स में एग्जांपल देखिए। जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो, चेरी, बनाना, वाटरमेलन। वेजिटेबल्स में है स्पिनच, लीफी वेजिटेबल्स और कैरेट। और स्पाइसेस में है चिली, ब्लैक पेपर, फॉडर क्रॉप, ओट्स एट्सेट्रा। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्रॉप सीजन्स के बारे में। तो 2 सीजन्स होते हैं बेसिकली, खरीफ सीज़न और रबी सीज़न। खरीफ सीज़न में जो क्रॉप है वो ग्रो करी जाती है रेनी सीज़न के दौरान। रेनी सीज़न कब से कब तक होता है? जून से लेके अक्टूबर तक। और इसमें एग्जांपल्स होते हैं ब्लैक ग्राम खरीफ क्रॉप के, ग्रीन ग्राम, पीज एंड पी, राइस, पैडी, सोयाबीन। जो रबी सीज़न क्रॉप है या फिर रबी क्रॉप्स हैं वो बेसिकली ग्रो की जाती है ड्यूरिंग नवंबर टू अप्रैल। और जो ये क्रॉप्स हैं इन्हें विंटर क्रॉप्स भी बोला जाता है। एग्जांपल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसेड एट्सेट्रा। और जो 3 अप्रोचेस हैं क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए, वो है क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करना, क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना और क्रॉप के प्रोटेक्शन को इम्प्रूव करना। तो फर्स्ट है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। सो बेसिकली एक तो अच्छे सीड्स का यूज़ करना, हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक का यूज़ करना। हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक होती है कि किन्हीं भी 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट की क्रॉसिंग करा के एक नई वैरायटी को डेवलप करना जिसमें कि दोनों ही प्लांट्स की, दोनों ही क्रॉप्स की अच्छी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हो। सो प्रॉपर्टीज़ टू बी पजेस्ट बाय इम्प्रूव्ड सीड, मतलब कि जो हाइब्रिड सीड या फिर इम्प्रूव्ड सीड बने हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सो बेसिकली फर्स्ट है एक तो जो उनकी यील्ड है वो अच्छी होनी चाहिए, हायर यील्ड, मतलब कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, वो अच्छी होनी चाहिए। सेकंड है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी जो है वो क्रॉप की वो अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है। और उसमें बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। मीन्स जो अगर कुछ भी बायोटिक या फिर एबायोटिक चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में तो क्रॉप उन्हें बियर कर सकें। नेक्स्ट है वाइडर एडेप्टेबिलिटी, क्रॉप विच कैन ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस विद हेल्प इन सेटिंग हाई प्रोडक्शन, मतलब कि अलग अलग कंडीशंस में क्रॉप ग्रो कर सकें। फिर है डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड, क्रॉप विच कंटेन डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड जैसे कि हाइट, ब्रांचिंग, लीव्स, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए, जो ट्रेड्स हमें चाहिए क्रॉप में वो उसमें प्रेजेंट हो और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो। फिर है क्रॉप की प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फिर कैसे कराया जा सकता है। सो बेसिकली इसमें क्या किया जा सकता है, एक तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सेकंड इरिगेशन और थर्ड क्रॉपिंग पैटर्न का ध्यान रखना। तो फर्स्ट में देखिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जैसे कि ऐसे देखिए, जैसे सभी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे प्लांट को ग्रोथ के लिए कुछ एलिमेंट्स की, कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल। सो एयर से कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलते हैं? सो एयर से मिलते हैं प्लांट को कार्बन और ऑक्सीजन। और जो वाटर है, वाटर से मिलता है प्लांट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सॉइल से 2 तरीके के न्यूट्रिएंट मिलते हैं प्लांट को, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में मिल रहे हैं और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि कम अमाउंट में मिल रहे हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में तो नाइट्रोजन हो गया जो कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है इसकी। नेक्स्ट हो गया फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर।
माइक्रो न्यूट्रिएंट में हो गया आयरन, मैग्नीज, मैग्नीज बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायर होता है, और बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। फिर नेक्स्ट है इसमें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र। क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए मैन्यूर या फिर फर्टिलाइज़र का यूज़ करा जाता है। मैन्यूर बेसिकली होता क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स होता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इट सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, मतलब कि छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में न्यूट्रिएंट्स को जो है ये सप्लाई करता है सॉइल को। एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटर एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल एक्सक्रीटर और प्लांट वेस्ट जो होता है उसके डिकम्पोजिशन के थ्रू ये जो मैन्यूर है ये बनता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैन्यूर, कई सारी फॉर्म्स होती हैं मैन्यूर की, जैसे कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्यूर। सो जो कंपोस्ट है वो तो एनिमल के एक्सक्रीटर से बनता है, जैसे कि काउ डंग वगैरह हो गया, या फिर किचन के वेस्ट से, या फिर प्लांट्स का जो बचा हुआ पार्ट होता है, मतलब प्लांट पार्ट होता है, जैसे कि लीव्स वगैरह हो गया। वेस्ट फूड जो होता है उससे, सीवेज वेस्ट होता है उन सब से, और इन सब को डिकम्पोज करा जाता है पिट्स में, मतलब कुछ गड्ढों में उन्हें डिकम्पोज करा जाता है और इसे बोलते हैं कंपोजिटिंग। फिर सेकंड है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में अर्थवॉर्म की हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है प्लांट और एनिमल का, और इसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। थर्ड है ग्रीन मैन्यूर। ये होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि सन हेम्प, गोअर एक्सेट्रा, इन्हें ग्रो करा जाता है। कुछ टाइम के बाद में इन्हें वहाँ पे फील्ड में एक तरीके से प्लगिंग की जाती है, और जो ग्रीन प्लांट्स थे ये ग्रीन मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का। फिर है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, और ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इनमें ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, और जो ये फर्टिलाइज़र है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा, और ये वाटर में भी सॉल्युबल होता है। ये काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। अब फर्टिलाइज़र और जो मैन्यूर है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? सो जो मैन्यूर है ये तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और जो फर्टिलाइज़र है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्यूर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस से बनता है, जैसे कि प्लांट्स हो गया, प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट से, और जो फर्टिलाइज़र है वो बनता है केमिकल सब्सटेंस से। मैन्यूर में तो कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं, और फर्टिलाइज़र में ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। मैन्यूर चीप होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं, और प्रिपेयर कर जा सकता है रूरल होम्स वगैरह में, फिर फील्ड वगैरह में। बल्कि जो ये होते हैं फर्टिलाइज़र, ये तो कॉस्टली भी होते हैं और फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। मैन्यूर जो है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट में, और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और जो फर्टिलाइज़र है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट में और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। मैन्यूर को स्टोर करना, मैन्यूर को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना डिफ़िकल्ट है, और जबकि जो फर्टिलाइज़र है उसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना इजी है। फिर नेक्स्ट है, जो हम क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे उसमें फर्स्ट तो था मैन्यूर और फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है उसमें इरिगेशन। इरिगेशन की कौन कौन से तरीके हम यूज़ करते हैं, तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन में देखिए वेल्स, कैनाल्स और रिवर लिफ्ट सिस्टम, टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब है। सो वेल्स में देखिए, वेल जैसे कि कुएं वगैरह का यूज़ करना, तो दो तरीके के वेल यूज़ करते हैं, डग वेल्स और ट्यूब वेल्स। डग वेल्स में तो वाटर को कलेक्ट कर जाता है बुलॉक की हेल्प से, बुलॉक ऑपरेटेड डिवाइस होती हैं, फिर पंप वगैरह की हेल्प से वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर वहाँ से इरिगेशन होता है। ट्यूबवेल की हेल्प से क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, डीप अंडरग्राउंड वाटर है, मोटर वगैरह की हेल्प से, मोटर पंप वगैरह की हेल्प से उसे लिफ्ट करा जाता है, उसे खींचा जाता है। नेक्स्ट है कैनाल। कैनाल होते हैं जैसे कि जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनमें से पानी का यूज़ करना, और रिवर लिफ्ट सिस्टम होता है वाटर को डायरेक्टली रिवर से लेना पंप के थ्रू, और ये सिस्टम काफ़ी यूज़फुल है इरिगेशन में, जो कि उन एरियाज़ पर जहाँ पर जो एरिया रिवर के काफ़ी नज़दीक है। फिर टैंक। टैंक होता है मतलब छोटा सा एक स्मॉल स्टोरेज रिजर्वोयर वाटर का, थोड़े से छोटे से एक तरीके से स्टोरेज की तरह का वाटर के लिए। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है जो वाटर है उसको टैंक वगैरह में इकट्ठा कर लेना और बाद में उसका यूज़ करना। इसकी हेल्प से सॉइल इरोजन जो होता है वो भी रोका जा सकता है। फिर नेक्स्ट है क्रॉप पैटर्न। क्रॉप पैटर्न 3 तरीके के हम स्टडी करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग
और क्रॉप रोटेशन। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में होता है कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है कि दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को इकट्ठे एक ही फील्ड पर, एक ही जो लैंड है, एक ही फील्ड जो है उसमें ग्रो कराना, उसे बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स करके ग्रो कराना, जैसे कि वीट और ग्राम को एक जगह ग्रो कराया जा सकता है, वीट और मस्टर्ड को एक जगह ग्रो कराया जा सकता है, ग्राउंडनट और सनफ्लावर को एक जगह ग्रो कराया सकते हैं। सेकेंड है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग होता है दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को एक ही फील्ड में एक डेफिनेट पैटर्न में ग्रो कराना, जैसे कि कुछ रोज़ तो एक प्लांट एक तरीके की क्रॉप की, फिर कुछ रोज़ दूसरे तरीके की क्रॉप की। जैसे कि एग्जांपल है सोयाबीन और मेज़ को एक साथ इस तरीके से डेफिनेट पैटर्न में ग्रो करा सकते हैं। और दूसरा है फिंगर नलेट, जिसे कि बाजरा बोलते हैं, प्लस काउपी जिसे लोबिया बोलते हैं। इन दोनों को इकट्ठे इस तरीके से डिफरेंट डेफिनेट पैटर्न में ग्रो कराया जा सकता है। फिर है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन को बेसिकली होता क्या है, इसमें एक क्रॉप के बाद में दूसरी क्रॉप इस तरीके से एक ही फील्ड में एक के बाद में दूसरी क्रॉप को इस तरीके से ग्रो कराया जा सकता है। और अगर एक ही क्रॉप किसी फील्ड में बार बार ग्रो कराई जाए तो क्या होगा, वो जो न्यूट्रिएंट्स उस पर्टिकुलर क्रॉप को चाहिए वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएंगे सॉइल में। और इसीलिए ये जो मिक्स्ड क्रॉपिंग या फिर इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन है, इन सब का यूज़ किया जाना चाहिए। एडवांटेज क्या होते हैं इन सब मेथड्स की, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, पेस्ट्स वगैरह को भी रोकते हैं, वेट्स को रोकते हैं, और कई सारी क्रॉप्स को हम सॉइल में ग्रो वगैरह करा सकते हैं, और एक तरीके से सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं हम क्रॉप को ग्रो कराने में। फिर थर्ड है इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट। दो चीज़ों का हमने पढ़ा था कि फर्स्ट तो जो ड्यूरिंग ग्रोथ, जब ग्रोथ हो रही है किसी भी क्रॉप की, उस टाइम पे उसे प्रोटेक्ट करना, जैसे डिसीज़ वगैरह से, पेस्ट से, वीड से, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना। दूसरा है ग्रेन्स जो है ना उसको स्टोर करना। फर्स्ट है पेस्ट कंट्रोल ड्यूरिंग ग्रोथ। इसमें बेसिकली होगा क्या, फर्स्ट है वीड से प्रोटेक्ट कराना, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं कल्टीवेटेड फील्ड में जैसे कि जैंथियम वगैरह, उससे प्रोटेक्शन देना। सेकंड है इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कराना, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं वो कई सारे तरीके से हार्म पहुंचा सकते हैं प्लांट को, जैसे कि वो रूट को, स्टेम को, फिर लीव्स को कट कर सकते हैं, वो जो सेल सैप है उसे सक कर सकते हैं, कई जो प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स हैं उसकी सेल सैप को सक कर सकते हैं। और पैथोजन से बचाना, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, वायरस वगैरह, वो ना डिसीज़ कोज करते हैं, उन्हें पैथोजन बोलते हैं, और ये एयर, वाटर, सॉइल के थ्रू प्लांट्स में डिसीज़ कोज कर सकते हैं। फिर स्टोरेज में दो तरीके से देखा जा सकता है। देखिए बायोटिक प्रॉब्लम होती है एक, तो एबायोटिक प्रॉब्लम होती है। बायोटिक में तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे इंसेक्ट, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब के थ्रू अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टोरेज में तो उसे देखना, उसे रिमूव करना। और दूसरा होता है एबायोटिक प्रॉब्लम। एबायोटिक प्रॉब्लम में जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है जैसे कि मॉइस्चर, टेम्परेचर का सही ना होना, इन सब से जो प्रॉब्लम्स आ रही है स्टोरेज में, उन सब को ठीक करना, उन सब को ध्यान में रखना और रिमूव करना, या फिर उनका कोई सॉल्यूशन ढूंढना। तो इसमें जो फैक्टर्स होते हैं ना वो क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, वेट वगैरह कम हो जाता है और कलर वगैरह में चेंज आ जाता है, जो ग्रेन की जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसका जो बाकी का, इस चैप्टर का जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। टिल देन आप पढ़ते रहिए, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।